कल हरियाणा में चुनाव प्रचार में पहुंचे सीएम धामी का जबरदस्त स्वागत किया गया है। बुलडोजर से सीएम धामी पर पुष्प वर्षा हुई। सीएम धामी हरियाणा के फरीदाबाद में धनेश अदलखा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। उसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी पर पुष्प वर्षा की गई। हल्द्वानी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिला और पुरुष मिलकर एक शख्स को पकड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को पकड़ा गया वो एक व्यवसायी है जो दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ है और मॉड्यूलर किचन का काम करता है। लोगों ने इसे दमुवा ढूंगा इलाके से तब पकड़ लिया जब ये यहाँ पर अपना काम करने वाली एक हिंदू लड़की के घर पहुंचा, जिसे लोगों ने लड़की के घर से संदिग्ध हालत में पकड़ लिया। जिसके बाद लोगों ने इस शख्स की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो लोगों की भीड़ ने एक शख्स को जमकर पीटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लड़की के घर में संदिग्ध हालत में ये मिला था। दूसरे समुदाय का ये आरोपी लड़का बताया गया और ये वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो अब लगातार वायरल है। उत्तरकाशी में एक महिला को बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पति अपनी पत्नी को बांधकर डंडे से उसकी पिटाई करता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दशकी इलाके का ये वीडियो है। पति अवैध संबंध के शक में पत्नी की पिटाई कर रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हल्द्वानी में इन दिनों अनजाने खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और ये खौफ है यहाँ के कुछ युवाओं का, जो आए दिन सड़कों पर मारपीट करते हैं। इनकी मारपीट देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी और कहीं भी टूट पड़ते हैं। मारपीट का ये वीडियो कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जो पिछले एक हफ्ते में शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। ये सब हुआ जब यहाँ या तो राज्य के डीजीपी आने वाले थे या उन्हें गए महज 48 घंटे ही बीते थे। शहर में आईटीआई के साथ ही फूल चौड़ नाम से तरह तरह के गैंग बन चुके हैं, जिसमें से कई पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और कई की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नए नवेले बदमाशों की उम्र है, क्योंकि इनमें से कई नाबालिग हैं और स्कूल स्टूडेंट्स हैं। इस तरह की गतिविधियां जो कुछ हुई भी हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि कड़ी कार्रवाई हुई है, जेल भी गए हैं और आगे भी अगर कोई ऐसा करेगा तो हम फिर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। रही बात इसकी कि छात्र संघ और ये जो और भी जो छोटे मोटे मामले हैं, इन पे पुलिस द्वारा कार्रवाई कर ली गई है, त्वरित संज्ञान लेकर। हैरान करने वाली बात यह है कि शहर के अच्छे परिवारों के बच्चे इन मारपीट करने वाले ग्रुप्स का हिस्सा बन चुके हैं, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के टच में रहते हैं और कहीं पर भी झगड़ा होते ही एक मैसेज से इनका जमावड़ा लग जाता है और फिर शुरू होता है मारपीट का ये सिलसिला, जो अक्सर सीसीटीवी या मोबाइल कैमरों में कैद हो जाता है। सोशल मीडिया केवल यही नहीं, आजकल हर कोई यूज कर रहा है। हम भी सब आप देख रहे हैं कि समाज में सभी लोग यूज करते हैं और ये उसके लिए भी यूज होता है कि कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इसको मॉनिटर भी करता है। जहाँ कहीं ऐसी गतिविधि आती है तो हमारे भी संज्ञान में रहता है, जिसमें हम समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर लेते हैं। जाहिर है पुलिस दावा कर रही है, लेकिन मारपीट के ऐसे नजारे देख हल्द्वानी के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये बिगड़ैल शहजादे कहीं भी कभी भी आफत बनकर टूट सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सरकार के जमीनों की जांच के निर्णय के बाद अब पहाड़ में हलचल मची हुई है। खासतौर पर उन कारोबारियों में डर है जो सरकारी जमीन पर कारोबार कर रहे हैं। नैनीताल के आसपास तो खामलैंड पट्टे के जमीनों पर कई लोग होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो कि सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
आपको बता दें कि ये जमीनें सरकार ने कृषि कार्य के लिए दी हैं, लेकिन इन जमीनों पर खेती के बजाय अब बाहरी लोग कारोबार कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के जमीनों की जांच कराने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जमीनें सरकार में निहित होंगी। उत्तराखंड में इन दिनों सख्त भू कानून की चर्चा है, पर सवाल ये कि ऐसी नौबत क्यों आई कि पब्लिक को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आखिर हिमाचल और उत्तर पूर्व के राज्यों में ऐसे हालात क्यों नहीं है, देखिए। टिहरी जिले के जड़धार गांव के लोगों ने शपथ ली है कि गांव का कोई भी परिवार जमीन नहीं बेचेगा। सरकार भी कह रही है कि अगर पहाड़ बचाना है तो लोग अपने पुरखों की जमीनें बेचना बंद करें। नहीं बिकने देंगे। उत्तराखंड बनने के 25 साल बाद आवाज आंदोलन बनती जा रही है। देहरादून, गैरसैंण और ऋषिकेश में इसके लिए प्रदर्शन तक हो चुके हैं। रविवार को ऋषिकेश की रैली में कड़े भू कानून और मूल निवास पर लोगों का गुस्सा साफ दिखा। लेकिन सवाल है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में ऐसा हाल नहीं है? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में राज्य बनने के एक साल बाद ही 1972 में हिमाचल प्रदेश का लैंड एक्ट बना। हिमाचल लैंड एक्ट की धारा 118 सबसे अहम है। इसमें कोई भी गैर कृषक यानी जिसकी हिमाचल में खेती की जमीन नहीं है तो वहां जमीन नहीं ले सकता। मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश में जिसकी खेती की जमीन होगी यानी जो हिमाचल का रहने वाला होगा वही वहां जमीन खरीद सकता है। दूसरे राज्य से आकर कोई जमीन नहीं ले सकता। तिवारी जी ने जो 2003 में पहला ऑर्डिनेंस निकाला था वो बिल्कुल डिट्टो था हिमाचल का। हिमाचल के कानून में यह प्रोविजन है कि जो गैर कृषक है, बाहरी नहीं है उनका मतलब, जो गैर कृषक है वो कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकता, और जो थोड़ा 200 या 500 वर्ग मीटर जो है वो परमिशन रिहायश के लिए या अपना दुकान के लिए उसके लिए ही खरीद सकता है। और इंडस्ट्री के लिए वहां भी छूट थी कि इंडस्ट्री लगाएगा, लेकिन इंडस्ट्री लगाएगा तो उसमें जिसकी जमीन है उसकी हिस्सेदारी भी होगी। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में किसान न होने वाला भी 250 वर्ग मीटर जमीन ले सकता है। इतना ही नहीं, शहरों और कस्बों में तो यह नियम भी लागू नहीं होता। वहीं उत्तर पूर्व के राज्य संविधान की अनुसूची यानी आर्टिकल 6 में आते हैं, जहां कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता। वहीं जनजाति बाहुल्य राज्यों में पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होता। तो उत्तराखंड में अनुसूची 5 की मांग हो रही है ताकि पूरा राज्य जनजातीय क्षेत्र घोषित हो जाए। इसमें जहां आरक्षण का लाभ मिलेगा तो कोई भी जनजातीय क्षेत्र में जमीन नहीं ले सकेगा। या तो उत्तराखंड में जो कह रहे हैं कि भाई आप या तो शेड्यूल 5 का करो, तो जनजाति घोषित कर डालो ताकि सब लोगों की जमीनें प्रोटेक्ट हो जाएं और यहाँ के लोगों को फायदा मिले। जैसा होता 1876 का जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था ये उत्तराखंड पे लागू होता था। मतलब यहाँ का चरित्र आपने ट्राइबल तो है ही है, नहीं है तो क्यों ये रेवेन्यू पुलिस आज भी क्यों है? वो भी उसी धारा के तहत है, धारा 5 के तहत है। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। बाकी हिमालय राज्यों से अलग उत्तराखंड में फिलहाल जमीन खरीद फरोख्त के कानून लचर हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है कि अगले बजट सत्र तक ठोस कानून बनाने की दिशा में सरकार प्रारूप लाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी और श्रीनगर परिसर में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग और काउंटिंग की जाएगी। वोटिंग और काउंटिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। वहीं वोटिंग के दौरान सभी दोनों परिसरों में कड़ा पहरा रहेगा। बिना आईडी कार्ड के किसी भी छात्र को वोटिंग के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। श्रीनगर के बिड़ला परिसर में इस बार करीब 6000 छात्र वोटर 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जबकि पौड़ी में भी 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 850 छात्र वोटर करेंगे।
श्रीनगर में सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, जबकि पौड़ी परिसर में सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक विजय प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर बरेली से आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी पप्पू के फार्म हाउस पर हादसा हुआ है। फार्म हाउस की दीवार गिरने से महिला और नौकर की मौत हो गई है। फार्म हाउस पर ठेकेदार की पत्नी और नौकर कर रहे थे साफ सफाई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, प्रशासन के ऑफिसर पहुंचे। ठेकेदार में पत्नी के शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। पुलिस ने नैकर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गामीपुर सुंदरी गांव की ये घटना बताई गई। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या से जुड़ी हुई। रेखा आर्या के पति के फार्म हाउस पर यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस और ऑफिसर मौके पर पहुंचे। तो गामीपुर सुंदरी गांव की यह घटना, जहां पर रेखा आर्या के पति के फार्म हाउस पर हादसा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भारत और कजाकिस्तान के बीच 13 दिन का युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। 13 अक्टूबर तक भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। युद्ध अभ्यास का मकसद आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। वही सैनिक अभ्यास शहरी और पहाड़ी इलाकों में केंद्रित होगा। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। आज से देश भर में वाइल्ड लाइफ वीक का आगाज हो गया है। कॉर्बेट में भी वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत हो गई है। साइकिल रैली से इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान यहां पर लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ आर्ट गैलरी रिंगौड़ा के बैनर तले भी वाइल्ड लाइफ की शुरुआत की गई। यहां पर स्कूली बच्चों ने वन्य जीव संरक्षण को लेकर रैली निकाली है। देखिए, आज हमने वाइल्ड लाइफ वीक की, जो पूरे देश में मनाया जाता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में, उसकी शुरुआत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज हमने की है, जो कि साइकिल रैली से की है। पूरे जो वाइल्ड लाइफ वीक है उसका थीम जो हमारा है वो है क्लीन कॉर्बेट, ग्रीन कॉर्बेट। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अलग अलग पोशाक पहनी हुई है, चाहे कोई टाइगर बनाया, कोई पेड़ बनाया, कोई लेपर्ड बनाया, कोई हाथी बनाया। तो इसके माध्यम से हमारा संदेश यही है कि जन जागरूकता फैलाई जाए और वन्य जीवों को बचाया जाए और जो पर्यावरण है उसे बचाने में जो भी मुहिम है हमारी वो साकार हो। यमुनोत्री धाम में गंगा विचार मंच और तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने यमुना नदी में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान नदी में बहाए जाने वाले वस्त्रों के करीब 100 बोरे एकत्रित कर उनको निस्तारण के लिए भेजा गया। साथ ही यात्रियों को भी नदी स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने यमुना नदी में स्वच्छता अभियान चलाया। गंगोत्री धाम के बाद यहां पर भी नदी में यात्रियों की ओर से प्रवाहित किए जाने वाले नए और पुराने वस्त्रों को भी निकाला गया। करीबन 100 बोरे यहाँ पे जो पुराने वस्त्र नए वस्त्र हैं उनको एकत्रित किया है और सुलभ इंटरनेशनल की जिम्मेदारी है यमुनोत्री धाम में कि जो भी कूड़ा कचरा एकत्रित होता है उसको यहाँ से खच्चरों के माध्यम से ले जाए, उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करे। लेकिन जो हालात हैं यहाँ पे, जो भौगोलिक स्थिति है यमुनोत्री की, बहुत तंग जगह पे बसा हुआ है यमुनोत्री धाम। आप देखें गंगा जी की जलधारा बिल्कुल पतली सी है, बगल में यमुना जी का मंदिर है।
कि जो भी हम लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं, हम सबकी पहली जिम्मेदारी है कि हम माँ गंगा को, माँ यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल रखेंगे, चारों धामों को स्वच्छ निर्मल रखेंगे, तब जाकर ही हमारी माताएं हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आज सभी ने इस संदेश को यहाँ पर एकजुटता के साथ सभी ने सफाई अभियान को यहाँ पर चलाया। हरिद्वार को मोक्ष का द्वार कहा जाता है और पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान और तर्पण करने के लिए नारायणी शिला मंदिर पर लोगों की भीड़ जमा रहती है और इस मंदिर का इतिहास भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं और श्राद्धों के दिनों में हिंदू अपने दिवंगत परिजनों और पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। हरिद्वार का नारायणी शिला मंदिर देश के उन 3 स्थानों में से एक है जहां पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान किए जाते हैं। मंदिर का इतिहास भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार नारायणी शिला में भगवान विष्णु का धड़ यानी हृदय स्थल मौजूद है। वायु पुराण में वर्णन है इस कथा का कि नारद जी की प्रेरणा से गयासुर ने बद्रिकाश्रम से भगवान का कमल स्वरूप श्री विग्रह का हरण कर लिया था और जब भगवान नारायण ने उससे गदा युद्ध किया तो उस गदा के प्रहार से भगवान का श्री विग्रह 3 खंड में विभाजित हो गया था। प्रथम खंड बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली, जहाँ पर भगवान शिव के हाथ से भी ब्रह्मा के कपाल की मुक्ति हुई थी। जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को दोष शांति करनी हो तो आखिरी पिंड होता है, उसके पश्चात पितृ विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। साल भर नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में यहाँ से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग देश भर के अलग अलग राज्यों से आते हैं और अपने दिवंगतों के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि नारायणी शिला में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे ये जो हमारे पितृदेव होते हैं उनकी पूजा वगैरह कराने के लिए आते हैं। बहुत भीड़ आती है, बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिर की। आप भी आते हैं यहाँ पर? हाँ, हमेशा आते हैं। देश भर में यूं तो कई जगहों पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन बिहार के गया तीर्थ, उत्तराखंड के ब्रह्म कपाल और हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला मंदिर में पिंडदान और श्राद्ध करने का खास महत्व है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर पितृपक्ष में लोग पितरों को पिंडदान और तर्पण करने पहुंचते हैं और यहाँ के प्राचीन कुंड का बड़ा महत्व है। मान्यता यह है कि भगवान राम में ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए यहाँ पर तर्पण और पिंडदान किया गया था। ऋषि कुंड, उसका नाम ही है ऋषि कुंड। वो ऋषियों ने अपने तपोबल से यमुना जी को प्रकट किया था, जिसका नाम ऋषि कुंड पड़ा। और यहाँ पे तर्पण करने से पितरों को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बड़े भाव से लोग वहाँ ऋषि कुंड पे तर्पण पिंडदान इत्यादि करते हैं। पौड़ी और श्रीनगर की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नवरात्र से शुरू होने जा रहा है। ब्रिटिश कालीन दौर से चलती आ रही श्रीनगर की रामलीला इस बार जहां पर 129 सालों में प्रवेश करेगी, तो पौड़ी की रामलीला का ये 124वां मंचन होगा। वहीं रामलीला को लेकर तैयारी तेज है। पौड़ी और श्रीनगर की रामलीला जितनी पुरानी है उतनी ही खास भी। ब्रिटिश कालीन समय से चली आ रही पौड़ी और श्रीनगर की रामलीला अलग पहचान रखती है। इस रामलीला का सफर कई साल पुराना है और रामलीला का हर किरदार आज भी पुराने अंदाज में ही संवाद करता है। इस ऐतिहासिक रामलीला ने अपनी छाप विदेशों में भी छोड़ी है। यही वजह है कि जापान के शोधार्थी पौड़ी की रामलीला में अपनी शोध पूरी करने के लिए आए हैं। मैं आजकल जर्मनी में मास्टर्स में हूँ और वहाँ अपनी मास्टर्स इस रामलीला के बारे में लिखूंगा। तो मैंने सोचा कि अच्छी बात होगी कि मैं रामलीला भी देख सकता हूँ और लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं जर्मनी से हूँ और वहाँ जोहान्स गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ आजकल एंथ्रोपोलॉजी मास्टर्स में। इन दिनों रामलीला की रिहर्सल हो रही है और जिसमें कलाकार रामलीला की तालीम ले रहे हैं। वहीं पुरानी परंपरा से आगे भी रामलीला होती रहे, इसके लिए नए कलाकारों को भी मौका दिया जाता है। ये 123 साल क्रॉस हो रहे हैं हम और बहुत पुरानी लीला है
और इसमें पहले अमूमन छोटे बच्चे ही हम पात्र के रूप में रखते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने की वजह से अब लेडीज़ भी आ रही हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, सब कोऑपरेट होके बड़े अच्छे ढंग से अपना आपने। रामलीला में पुराने वाद्य यंत्रों के साथ नए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं रामलीला में पहली बार किरदार निभाने वाले नए कलाकार बेहद खुश और उत्साहित हैं। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे रामलीला का मंचन होगा। और आज भी टेक्निकल ज़माने पे आज भी हमारी पौड़ी में रामलीला का इतना क्रेज़ है कि सब बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं। और ये अनुभव और बहुत ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती है, हर चीज़ सिखाई जाती है, हमें बताया जाता है कि हमें किस तरीके से मतलब पिछले उससे मतलब जुड़े रहना है। जैसे हमारे पहले की रामलीला थी 124 साल से चल रही रामलीला हम एज इट इज उसी रूप में आज भी पेश कर रहे हैं और आज भी इसका इतना क्रेज बना हुआ है। हमने इसमें जो हमारी पौड़ी रामलीला की जो स्क्रिप्ट है वो शास्त्रीय राग रागिनियों पर आधारित है और उसी का हम अक्षरशः पालन भी कर रहे हैं। हम केवल यहाँ पे दृश्यों में परिवर्तन, म्यूजिक में थोड़ा हम भराव लाने की कोशिश करते हैं। पौड़ी और श्रीनगर की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नवरात्रि से शुरू हो जाएगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। टिहरी में जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, 53 शिकायतें दर्ज की गई, 15 दिन के अंदर निपटारे के निर्देश। अल्मोड़ा में डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, बारिश में टूटी सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत उत्तरकाशी के दौरे पर रहे, जहां पर दिव्यांग जनों के 3 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। टिहरी में खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, खेल महाकुंभ को लेकर समितियों का गठन किया गया। रुड़की के आसफ नगर गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। टिहरी के चंबा ब्लॉक के जड़धार गांव में 25 सितंबर को यूपी से आए कुछ युवकों के हुड़दंग करने के मामले में लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए। और रुद्रप्रयाग में डीएम ने विकास भवन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, विभिन्न भागों से संबंधित कुल 33 शिकायतें दर्ज की गई। दिल्ली से आई नारकोटिक्स की टीम ने दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। चमोली के डीएम ने कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर का निरीक्षण किया, प्रभावितों ने मुआवजे की मांग की। उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने राज्य भर में 2 दिन तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन का ऐलान किया।